नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, फिर हम एक नए टॉपिक को लेकर आए हैं। हम पहले भी इसके 3 पार्ट्स में चर्चा कर चुके हैं। हमारा टॉपिक चल रहा था भारतीय शिक्षा प्रणाली का विकास और उसकी चुनौतियां। ये प्रश्न पत्र है जिसको हम भारतीय शिक्षा का इतिहास एवं उसकी समस्याओं के नाम से भी जानते हैं और भारतीय शिक्षा का विकास एवं उसकी समस्याओं के नाम से भी जानते हैं, भारतीय शिक्षा का इतिहास नाम से भी जानते हैं। तो ये इस पेपर में क्या है, इस पर हम संक्षिप्त पहले जो चीज़ें हैं इसमें कहाँ से कहाँ तक इसकी चर्चा की गई, इसकी संक्षिप्त चर्चा भी हम पहले कर रहे हैं और इसकी चर्चा करने के बाद हम विस्तार से इस पर अध्ययन करेंगे, चर्चा पर चर्चा करेंगे। हम आप अपने अनुभव को एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। तो इसमें हमने पहले कहा था कि भारतीय शिक्षा को हम अपनी सुविधा के अनुसार, भारतीय शिक्षा के इतिहास को या उसके विकास को अपनी सुविधा के अनुसार हम 3 भागों में बांट देते हैं। आपको पता है ये चीज़ें, कई बार हमने इस पर चर्चा भी की है। पहला प्राचीन भारतीय शिक्षा, दूसरा मध्यकालीन भारतीय शिक्षा और तीसरा आधुनिक भारतीय शिक्षा। प्राचीन भारतीय शिक्षा में 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1200 ईस्वी तक का जो समय होता है उसको प्राचीन भारतीय शिक्षा के नाम से हम जानते हैं, जिसमें 2500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक वैदिक पीरियड आता है, वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली आती है और 500 ईसा पूर्व से लेकर 1200 ईस्वी तक का जो समय होता है इसमें आपका बौद्ध शिक्षा प्रणाली आती है, 500 ईसा पूर्व से लेकर 1200 ईस्वी तक। फिर इसके बाद हम बात करते हैं मध्यकालीन भारतीय शिक्षा, जिसको मुस्लिम कालीन भारतीय शिक्षा कहते हैं। उस पर भी हमने कल चर्चा की थी कि मुस्लिम कालीन भारतीय शिक्षा क्या है, किस तरह से मुस्लिम शासन की शुरुआत हुई और किस तरह से शिक्षा प्रणाली विकसित हुई। जो गुलाम वंश से लेकर और मुगल वंश तक का जो समय था उसमें किस तरह से शिक्षा 1200 से लेकर 1700 के बीच में रही, उसकी चर्चा हमने की। उसके बाद हम तीसरे स्टेप पर जब जाते हैं तो चर्चा करते हैं आधुनिक भारतीय शिक्षा। आधुनिक भारतीय शिक्षा जो 1700 से लेकर हम वर्तमान समय तक, अब तक का जो समय है, इसको हम आधुनिक भारतीय शिक्षा में रख देते हैं और आधुनिक भारतीय शिक्षा को भी हम अपनी सुविधा के अनुसार 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। पहला ईस्ट इंडिया कंपनी शासित शिक्षा प्रणाली, दूसरा ब्रिटिश संसद द्वारा शासित शिक्षा प्रणाली और तीसरा स्वतंत्र भारतीय शिक्षा प्रणाली। ईस्ट इंडिया कंपनी शासित शिक्षा प्रणाली की जो अवधि निश्चित की जाती है वो 1700 से लेकर 1857 तक का जो समय होता है उसको ईस्ट इंडिया कंपनी शासित शिक्षा प्रणाली के नाम से जानते हैं, जिसको उस समय भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था और उसने जो शिक्षा की व्यवस्थाएं संचालित की उस पर हम चर्चा करते हैं। ठीक, इसके बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा शासित 1857 में हमारी एक असफल क्रांति हुई थी, जिसके परिणाम स्वरूप ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन ब्रिटिश संसद के हाथ में चला गया था। तो 1857 के बाद का जो समय है 1947 तक, यानी स्वतंत्रता मिलने तक का जो समय है, इसको हम ब्रिटिश संसद द्वारा शासित शिक्षा प्रणाली के नाम से जानते हैं। और स्वतंत्र भारतीय शिक्षा प्रणाली यानी 1947 से लेकर अब तक राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 तक जो घटना परिघटना घटित हुई है, इसको हम स्वतंत्र भारतीय शिक्षा प्रणाली के नाम से जानते हैं। आज हम इसके पहले भाग की चर्चा करेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी शासित शिक्षा प्रणाली। जो आधुनिक भारतीय शिक्षा जो है उसमें जो पहला भाग है आपका ईस्ट इंडिया कंपनी शासित शिक्षा प्रणाली, 1700 से लेकर 1857 तक का जो समय था उस पर हम चर्चा करते हैं कि उसमें शिक्षा में क्या विशेष हुआ। तो इससे पहले हम इसका एक संक्षिप्त रूप से, एकदम से संक्षिप्त रूप से इस पर चर्चा कर लेते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे आई और कैसे इसने हमारे यहाँ शिक्षा की चर्चा पर चर्चा शुरू की। तो इसमें जितने भी बच्चे जुड़े हैं, जितने भी लोग देख रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं उन्होंने सुना भी होगा। 15वीं शताब्दी के अंत में लगभग 1498 में वास्को डी गामा जो पुर्तगाली नाविक था,
वास्को डी गामा ने भारत के जो यूरोप से आया था, यूरोप से भारत आने के लिए समुद्री जल मार्ग की खोज की थी। कई लोग अज्ञानतावश ये कहते हैं कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने की। भारत कहीं गायब नहीं था। समुद्री रास्ते की खोज विश्व से परिचित कराने का काम वास्को डी गामा ने किया। उसने समुद्री जल मार्ग की खोज की। ठीक, 1510 में पुर्तगाली भारत आए और उन्होंने भारत में प्रवेश किया। 100 वर्षों तक उन्होंने लगभग व्यापार किया। उसके बाद 1600 की बात करते हैं, 1599 की बात करते हैं। 1599 में ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और 1600 में उसे ब्रिटेन की महारानी ने उनको भारत में व्यापार करने की अनुमति उन्हें दे दी कि जाओ भारत में तुम व्यापार करो। ठीक, और यहीं से शुरू होता है। 1609 में एक अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस के नाम से जिसको जानते हैं, वो भारत आया और उसने कैप्टन हॉकिंस आया और उसने जहांगीर से यहाँ पर 1609 में कैप्टन हॉकिंस भारत आया और जहांगीर के दरबार में जाकर उसने यहाँ पर व्यापार करने की अनुमति मांगी, लेकिन उस समय उसको अनुमति नहीं दी गई। लेकिन कुछ समय बाद 1613 में उसको यहाँ पर व्यापार करने की अनुमति मिल गई। सूरत में कारखाने लगाने की अनुमति उसको मिल गई और यहीं से ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत भारत में होती है। ठीक, लेकिन स्थापित रूप से औरंगजेब की मृत्यु जो 1707 में होती है, वहां से इसका प्रभाव और बढ़ जाता है और धीरे धीरे वो यहाँ पर शुरुआत कर देते हैं। तो बहुत सारी डेन भी आए, फ्रांसीसी भी आए, पुर्तगाली भी आए, कई आए। उन पर उन्होंने भी थोड़ा बहुत शिक्षा के क्षेत्र में काम किया, लेकिन उनकी चर्चा न करके हम जो हमारे सिलेबस का हिस्सा है वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो किया उस पर हम चर्चा करते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की अगर हम बात करें तो प्रमुख कार्यों की चर्चा संक्षिप्त रूप से करते हैं, बाकी विस्तार से चर्चा हम बाद में करेंगे। प्रमुख कार्यों में पहला कार्य था 1781 कलकत्ता मदरसा की स्थापना। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1781 में कलकत्ता मदरसा की स्थापना की। कलकत्ता मदरसा की स्थापना की और उसकी स्थापना जो वारेन हेस्टिंग था, वारेन हेस्टिंग ने कलकत्ता मदरसा की स्थापना की 1781 में। फिर ये इसकी स्थापना हुई थी कलकत्ता के सम्राट मुस्लिमों को खुश करके अपने तरफ मिलाने के एक कोशिश थी। फिर जब हिंदुओं ने भी मांग कर दी कि मुस्लिमों के लिए कलकत्ता मदरसा की स्थापना की गई है और तो हिंदुओं के लिए भी कुछ न कुछ होनी चाहिए, कोई ना कोई चीज़ ऐसी स्थापित की जानी चाहिए जो शिक्षा के लिए हमारे लिए कारगर हो। तो ठीक 10 साल बाद 1791 में बनारस में बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई। 1791 में बनारस में बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई। तो बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने की? भाई कलकत्ता मदरसा की स्थापना किसने की थी? वारेन हेस्टिंग ने। वारेन हेस्टिंग ने कलकत्ता मदरसा की स्थापना की। बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो बनारस संस्कृत कॉलेज जो था आपका, ये बनारस राज्य के रेजिडेंट जो थे जॉनेथन डंकन ने बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना बनारस में की थी। जॉनेथन डंकन जो बनारस राज्य के रेजिडेंट थे, उन्होंने बनारस में बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी। ठीक, फिर जब हम विस्तार से चर्चा करेंगे तो इनमें क्या पढ़ाया जा रहा था, क्या कार्य हुए थे, इसकी चर्चा हम विस्तार से बाद में करेंगे। पहले इसके संक्षिप्त चर्चा इसकी हम कर लेते हैं। फिर 1800 में जो कलकत्ता का एक प्रसिद्ध कॉलेज है
फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई और गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेस्ली, गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी। ये कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में कलकत्ता में की गई। लॉर्ड वेलेस्ली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। अब ये उसके कुछ प्रमुख कार्य थे। फिर शुरुआत होती है, एक हमको पहले से पता है, ये चीजें नहीं पता है तो जान लें कि हर 20 साल पर ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा एक चार्टर्ड एक आज्ञापत्र जारी होता था ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम, और उसी आज्ञापत्र के तहत जो निर्देश दिए जाते थे, जो निर्धारण किया जाता था, वो कार्य भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी। तो इससे पहले 1700 कह सकते हो 93 के आसपास एक आज्ञापत्र आया था। फिर एक नया 20 साल बाद एक नया आज्ञापत्र आना था और 1813 में वो आज्ञापत्र आया। 1813 का आज्ञापत्र हमको पढ़ना है। 1813 के आज्ञापत्र में यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी को क्लर्कों की जरूरत थी। हालांकि क्लर्क कहा जाता है, ऐसे लोगों की जरूरत थी जो अंग्रेजों की चीजों को समझ पाए, उनकी भाषा को समझ पाए, उनके कार्य को कर सके। धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में विस्तार हो रहा था, तो उनको मजदूरों की कमी थी। हकीकत यह है, उनको मजदूरों की कमी थी। तो ऐसे लोगों को तैयार करना, अगर हम, उनका ये विचार था कि अगर हम ब्रिटेन से, इंग्लैंड से मजदूर लाएंगे तो उनको ज्यादा सैलरी देनी पड़ेगी, इसलिए यहीं के लोगों को कुछ इस लायक बना दो, कुछ इतना शिक्षित कर दो कि वो हमारा काम कर सके, हमारी बातों को समझ सके, हमारे सपोर्ट में आ सके। तो इसके लिए ये कहा गया कि 1813 का जो आज्ञापत्र आया उसमें 3 धाराएं जोड़ दी गई। 1813 के आज्ञापत्र में 3 चीजें जोड़ दी गई। एक पहली ये थी कि जहां जहां ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में जिन जिन राज्यों पर शासन है, उन राज्यों की शिक्षा की व्यवस्था वो करे। दूसरी चीज, भारतीयों को पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान से परिचित कराए। और तीसरी चीज ये जोड़ा गया कि प्रतिवर्ष तीसरी चीज ये कही गई कि प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए, प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए साहित्य और विद्वानों के, साहित्य एवं विद्वानों के, साहित्य एवं विद्वानों के संरक्षण और रख रखाव पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। और ये उसमें आज्ञापत्र के धारा 43 में ये बात कही गई। 43 आर्टिकल 43 में ये बात कही गई, धारा 43 में कही गई आज्ञापत्र के कि प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए भारतीयों के यहाँ के साहित्य और विद्वानों के संरक्षण एवं संवर्धन में खर्च किए जाएंगे। और ये जो साहित्य और विद्वान शब्द थे, साहित्य और विद्वान, ये जो 2 शब्द थे, इसमें कंफ्यूजन थी। इसी 2 शब्दों के लेकर यहाँ पर प्राच्य पाश्चात्य विवाद हो गया, जो शिक्षा के इतिहास में सबसे चर्चित विवाद हुआ। सबसे चर्चित विवाद कौन सा हुआ? प्राच्य पाश्चात्य। ठीक, साहित्य और विद्वान को लेकर, साहित्य और विद्वानों के संरक्षण संवर्धन पर 1 लाख रुपए तो खर्च किए जाएंगे, लेकिन ये स्पष्ट नहीं किया गया कि वो साहित्य जो होगा वो किस भाषा का होगा, अरबी, फारसी, उर्दू, संस्कृत का होगा, हिंदी का, या फिर आपका अंग्रेजी साहित्य होगा। विद्वान जो होंगे वो किस भाषा के विद्वान होंगे, यहाँ के देसी जो अरबी, फारसी, संस्कृत है इसके विद्वान होंगे, या अंग्रेजी साहित्य के विद्वान होंगे। ये स्पष्ट कुछ उसमें नहीं कहा गया था, केवल विद्वान, साहित्य और विद्वान कहा गया था। इसलिए इसको लेकर एक लंबा विवाद चल रहा है।
विद्वान। इसमें पूरा ईस्ट इंडिया कंपनी दो पार्ट्स में विभाजित हो गया, एक प्राच्य और एक पाश्चात्य। पूरी ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी अधिकारी दो पार्ट्स में डिवाइड हो गए। यहां तक कि पूरा ब्रिटेन का पार्लियामेंट दो भागों में डिवाइड हो गया है, प्राच्यवादी एक पाश्चात्यवादी। भारत पूरा दो वर्गों में बट गया, प्राच्यवादी और पाश्चात्यवादी। प्राच्यवादियों का मानना था कि यहाँ साहित्य का अर्थ, प्राच्यवादी जो थे वो कहते थे यहाँ साहित्य का अर्थ यहाँ की जो भाषा है और उसका जो साहित्य है, यानी कि अरबी फारसी और संस्कृत भाषा के साहित्य से है। यहाँ साहित्य का मतलब अरबी फारसी और संस्कृत भाषा के साहित्य से है, और विद्वान का मतलब अरबी फारसी और संस्कृत भाषा के विद्वान से है। ठीक, ये प्राच्यवादी कहते थे। पाश्चात्यवादी कहते थे कि यहाँ साहित्य का मतलब पाश्चात्य साहित्य यानी अंग्रेजी साहित्य से है, और विद्वान का मतलब अंग्रेजी भाषा और साहित्य को जानने वाले विद्वान से है। ठीक, तो यही कंट्रोवर्सी हो गई, यही विवाद पैदा हो गया जो बहुत लंबे समय तक चला। इसको हमको 1813 का आज्ञा पत्र, उसमें प्राच्य पाश्चात्य विवाद उनको पढ़ना है। ठीक, फिर इसके बाद अगर हम बात करें उनका काम क्या था तो उन कामों में एक काम आता है 1835 का मैकाले का विवरण पत्र। 1835 का मैकाले का विवरण पत्र, आप लोगों ने मैकाले का नाम सुना भी होगा। आप लोगों ने मैकाले का नाम सुना होगा। 10 जून 1834, 10 जून 1834, 10 जून 1834 को मैकाले, लॉर्ड मैकाले को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक भी कहा जाता है। मैकाले ने ही भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी। तो 10 जून 1834 को लॉर्ड मैकाले गवर्नर जनरल की काउंसिल का कानूनी सलाहकार बनकर भारत आया। 10 जून 1834 को लॉर्ड मैकाले गवर्नर जनरल की काउंसिलिंग के कानूनी सलाहकार बनकर भारत आया। मैकाले जो था अंग्रेजी भाषा साहित्य का प्रकांड विद्वान था, वो अपनी भाषा को श्रेष्ठ मानता था सभी भाषाओं से। ठीक, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने मैकाले को प्राच्य पाश्चात्य विवाद हल करने के लिए मैकाले से कहा कि आप प्राच्य पाश्चात्य विवाद पर कोई अपना निर्णय, ये 20 साल तक चलता रहा। अगले आज्ञा पत्र आने तक प्राच्य पाश्चात्य विवाद चलता ही रहा। जब कब शुरू हुआ था? 1813 में। मैकाले 1834 में आए, तो सीधी सी बात है 20 साल बाद लगभग ये चीजें हुई। मैकाले को ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि आप ये प्राच्य पाश्चात्य विवाद का समाधान करें। मैकाले थे, और मैकाले के साथ एक और विद्वान थे लॉर्ड आकलैंड। उनको भी भारतीयों की शिक्षा के लिए कैसी क्या नीतियां हो इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई थी। मैकाले ने एक जगह बैठकर, क्योंकि वो पूर्वाग्रह से ग्रसित था, उसको भारतीय शिक्षा के बारे में जो समझ में आया, जो उल्टा सीधा आया, उसके बारे में उसने लिखा अपनी रिपोर्ट में, विवरण पत्र में। और लॉर्ड आकलैंड बिहार और बंगाल इस क्षेत्र में जाकर पता कर रहे थे कि क्या समस्याएं कैसी होनी चाहिए भारतीय शिक्षा। और मैकाले ने यहाँ बैठकर हमारे इतिहास के बारे में कहा कि इनका इतिहास बकवास है, इसमें 35-35 फीट लंबे राजाओं की चर्चा की गई है, इनका भूगोल बेकार है, जिसमें दूध और दही और सीरे के समुद्र की चर्चा की गई है, जबकि हमारे किसी इतिहास और किसी भूगोल में ऐसा नहीं कहा गया था। लेकिन उसने बढ़ा चढ़ाकर इस तरह से कहा और एक रिपोर्ट तैयार की, और फिर 1835 में उसने अपनी रिपोर्ट 2 फरवरी 1835 में 2 फरवरी 1835 में उसने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंप दी। मतलब उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार थी, उनको गवर्नर को, जिसने इसकी नियुक्ति की थी, उस गवर्नर को इसने अपनी रिपोर्ट सौंप दी। और 7 मार्च 1835 में एक नई शिक्षा
शिक्षा नीति के भारत में मैकाले के विवरण पत्र के आधार पर एक नई शिक्षा नीति की घोषणा कर दी गई। उसकी कुछ सिफारिशें नहीं मानी गई, बाकी सारी सिफारिशें मानकर एक नई शिक्षा नीति की घोषणा कर दी गई और भारत में अंग्रेजी की शिक्षा की शुरुआत हो गई। अंग्रेजी शिक्षा अनिवार्य हो गई और देसी विद्यालय थे, जो शिक्षा व्यवस्था थी, उसका कहीं ना कहीं हनन होना शुरू हो जाता है। तो 1835 का मैकाले का विवरण पत्र हमको पढ़ना है। फिर मैकाले के विवरण के पत्र के बाद हमको पढ़ना है मैकाले के विवरण पर मैकाले ने ही एक चीज और दी थी, इसको ध्यान देना। मैकाले ने एक चीज और बताई थी, आप लोगों ने पता नहीं सुना है या नहीं सुना है। मैकाले ने निस्यंदन सिद्धांत, क्षणाई सिद्धांत भी इसको कहा गया है। निस्यंदन सिद्धांत या क्षणाई सिद्धांत की भी चर्चा मैकाले ने की थी। इसकी शुरुआत की थी निस्यंदन क्षणाई सिद्धांत। वो कहता था कि मैकाले का विचार था कि जो समाज के उच्च वर्ग के लोग हैं उनको शिक्षित कर दिया जाए, निम्न वर्ग के लोग उनके संपर्क में आएंगे और धीरे धीरे शिक्षित होते रहेंगे। शिक्षा ऊपर से नीचे की तरफ छन छन कर पहुंचेगी। ये फिल्ट्रेशन सिस्टम जो छनाई पद्धति है, इसकी शुरुआत मैकाले ने की थी। तो ये मैकाले का काम था, जिसको हम जो उनका विवरण पत्र पढ़ेंगे तो उस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ हम चार्ल्स वुड का घोषणा पत्र, चार्ल्स वुड आपने सुना होगा वुड का नाम, ठीक। 19 जुलाई 1854 को इस शिक्षा नीति की घोषणा की गई। 19 जुलाई 1854 को चार्ल्स वुड के शिक्षा नीति की घोषणा की गई। 19 जुलाई 1854 को वुड के घोषणा पत्र की एक नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई, जिसमें उस समय जो कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान थे। चार्ल्स वुड क्या थे? कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान थे। मेन जो थे वो चार्ल्स वुड थे। तो चार्ल्स वुड के समय इस नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई, इसलिए चार्ल्स वुड के नाम से इसको वुड का घोषणा पत्र भी कहते हैं। वुड का घोषणा पत्र भी इसको कहते हैं। और इसको कई जगह, जिसकी घोषणा 19 जुलाई 1854 में की गई थी, इसको कई जगह शिक्षा का, अंग्रेजी शिक्षा का महाधिकार पत्र भी कहा गया है। शिक्षा का महाधिकार पत्र। महाधिकार पत्र भी कहा गया है। और इसको शिक्षा का मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा भी कई जगह इसको कहा गया है। शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कई जगह कहा गया है। शिक्षा का महाधिकार पत्र भी कहा गया है। ये एक आधुनिक शिक्षा, आलोचनाएं हम कर सकते हैं, बहुत सारी आलोचनाएं कर सकते हैं, लेकिन आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव कह सकते हैं। इसी चार्ल्स वुड के घोषणा पत्र से आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव पड़ी। ठीक। शिक्षा का, इसमें शिक्षा का प्रशासन एवं वित्त पर बात की गई। शिक्षा का प्रशासन एवं वित्त, शिक्षा का प्रशासन व वित्त की बात की गई। दूसरी बात इसमें की गई शिक्षा के संगठन की। शिक्षा का संगठन, शिक्षा का प्रशासन एवं वित्त की
बात की गई जो चार्ल्स वुड के घोषणा पत्र में, इसमें कहा गया कि शिक्षा का उत्तरदायित्व, चार्ल्स वुड ने अपने घोषणा पत्र में कहा कि शिक्षा का उत्तरदायित्व ईस्ट इंडिया कंपनी का है। ईस्ट इंडिया कंपनी जिन जिन राज्यों में शासन कर रही है उस राज्य की शिक्षा की व्यवस्था करना ईस्ट इंडिया कंपनी का उत्तरदायित्व है। ये चार्ल्स वुड ने अपने घोषणा पत्र में ये सुनिश्चित कर दिया। दूसरी चीज का, इसने जन शिक्षा विभाग की स्थापना की गई। जन शिक्षा विभाग की स्थापना प्रथम बार यहाँ पर चार्ल्स वुड के घोषणा पत्र में जन शिक्षा विभाग की स्थापना की बात कही गई। इसके साथ साथ सहायता अनुदान प्रणाली, सहायता अनुदान प्रणाली, ये कई बार पूछा गया है कि सहायता अनुदान प्रणाली यानी कि जो ग्रांट होती है, तो सहायता विद्यालयों को संचालित करने के लिए सहायता अनुदान प्रणाली की शुरुआत कब से हुई? तो चार्ल्स वुड ने अपने घोषणा पत्र में विद्यालयों को संचालित करने के लिए सहायता अनुदान प्रणाली की शुरुआत करने की बात कही। ठीक, ये प्रशासन एवं वित्त से संबंधित था। इसके बाद शिक्षा का संगठन की बात आती है। तो शिक्षा जो थी वो प्राथमिक, मिडिल, हाई स्कूल और उच्च, इस तरह से थी। सबसे पहले प्राथमिक शिक्षा, इसके बाद मिडिल शिक्षा, मिडिल शिक्षा, इसके बाद माध्यमिक शिक्षा और इसके बाद उच्च शिक्षा। ये पहली बार शिक्षा के इतिहास में हो रहा था। शिक्षा के इतिहास में पहली बार हो रहा था, पहली बार ऐसा सुझाव आया था। या माध्यमिक ना कहकर यहां पर हाई स्कूल कह सकते हो, हाई स्कूल, हाई स्कूल, ये पहली बार हुआ था। इससे पहले हमने वैदिक पढ़ा, बौद्ध पढ़ा, मध्य पढ़ा। तीनों में शिक्षा क्या थी? या प्राथमिक शिक्षा या उच्च शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा मठ, उच्च शिक्षा बिहार। प्राथमिक शिक्षा मकतब, उच्च शिक्षा मदरसा। प्राथमिक शिक्षा वैदिक काल में घर पर और उच्च शिक्षा गुरुकुल में। तो इस तरह से दो ही स्टेप थे। लेकिन चार्ल्स वुड के घोषणा पत्र में प्राथमिक शिक्षा पहले रखा गया, उसके बाद मिडिल जिसको कक्षा 8 तक कहते हैं, मिडिल शिक्षा, इसके बाद हाई स्कूल और फिर उच्च शिक्षा। इस तरह से शिक्षा का संगठन सुनिश्चित किया गया। इसके लिए पहली बार प्राथमिक विद्यालय, मिडिल विद्यालय, हाई स्कूल विद्यालय, कॉलेज वाले विद्यालय और विश्वविद्यालय खोलने का सुझाव दिया गया। ठीक, तो ये शिक्षा का संगठन था जो सबसे बड़ा परिवर्तन इसी समय हुआ था। ये वहीं की देन है, ये जान लो आप लोग। ठीक, इसके बाद शिक्षा का उद्देश्य जो था तो शारीरिक और मानसिक विकास करना तथा बौद्धिक स्तर को ऊपर उठाना, नैतिक चारित्रिक विकास करना और राज्य सेवा के लिए सुयोग्य कर्मचारी तैयार करना, ये शिक्षा के उद्देश्य थे। ठीक, शिक्षा के पाठचर्या में प्राच्य भाषा, ज्ञान विज्ञान के साथ साथ पाश्चात्य भाषा और ज्ञान विज्ञान रखा गया। शिक्षा का माध्यम जो मैकाले ने शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बना दिया था, उसको यहाँ पर हटाया गया। उन्होंने शिक्षा के माध्यम में अंग्रेजी के साथ साथ देसी भाषाएं जो स्थानीय भाषाएं थी, प्राथमिक शिक्षा का माध्यम उनको भी बनाया गया और उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी अनिवार्य ही रखी गई। तो ये शिक्षा का माध्यम था। ठीक, ये मैकाले के विवरण पत्र में जो चीजें हुई थी वो ये थी। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें तो निर्धन छात्रों को छात्रवृत्ति देने की यहां पर बात की गई। इसके साथ साथ विश्वविद्यालय खोलने की बात की गई। ठीक, जैसे हमको ये इस चीज की जानकारी होनी चाहिए कि नालंदा, विक्रमशिला और पल्लवी की बात करें, ये सब बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली के विश्वविद्यालय थे। तो बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली के जो विश्वविद्यालय थे, जो शिक्षा केंद्र थे, उनको कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली की गद्दी पर बैठते ही उसने सारे विश्वविद्यालयों को नष्ट करा दिया। वहां से लेकर और 1854 के वुड के घोषणा पत्र तक भारत में विश्वविद्यालय कोई नहीं था।
ये बात जान लो। उच्च शिक्षा केंद्र थे लेकिन विश्वविद्यालय कोई नहीं था। और चार्ल्स वुड ने अपने घोषणा पत्र में पहली बार 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास और बंबई में 3 विश्वविद्यालय खोलने का सुझाव दिया था। और उसी के 1854 के वुड के घोषणा पत्र के सुझाव के परिणाम स्वरूप 1856-57 में विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। तो एक पहले विश्वविद्यालय थे जो स्थापित हुए मुंबई, कलकत्ता और मद्रास में। तो ये चार्ल्स वुड का घोषणा पत्र है। तो ये आपका ये प्रमुख चीजें हैं जो आपके ईस्ट इंडिया कंपनी शासित शिक्षा प्रणाली में ये प्रमुख घटनाएं घटित हुई थी। कलकत्ता जो 1700 से 1857 था, इसमें 1781 में कलकत्ता मदरसा की स्थापना हुई, वारेन हेस्टिंग ने इसकी स्थापना की। 1791 में बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना हुई, जॉनथन डंकन ने जिसकी स्थापना की। 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई कलकत्ता में, जिसकी स्थापना लॉर्ड वेलेस्ली ने की। और 1813 में आज्ञापत्र आया और उस आज्ञापत्र में ही 1 लाख रुपए खर्च करने की बात कही गई और उसी आज्ञापत्र में प्रायश्चित विवाद हुआ उसी आज्ञापत्र से। और फिर 1835 में मैकाले का विवरण पत्र आया और मैकाले ने ही एक नई शिक्षा नीति भारत में घोषित की, अंग्रेजी शिक्षा को अनिवार्य किया। मैकाले को अंग्रेजी शिक्षा का जनक भी कहा गया और मैकाले ने ही छनाई पद्धति की शुरुआत की। इसके बाद 1854 में चार्ल्स वुड का घोषणा पत्र आया। तो ये कुछ प्रमुख कार्य थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी शासित शिक्षा प्रणाली में हुए। शिक्षा के क्षेत्र में कुछ प्रमुख कार्य जो हुए वो यही थे। ठीक, ये आपके सिलेबस का हिस्सा भी है। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी शासित शिक्षा प्रणाली थी। इसके बाद हम अगले दिन ब्रिटिश संसद शासित शिक्षा प्रणाली पढ़ेंगे, उसमें क्या क्या चीजें हुई, और फिर उसके बाद स्वतंत्र भारतीय शिक्षा प्रणाली पढ़ेंगे। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। संक्षिप्त रूप से ही हम चर्चा कर रहे हैं, बहुत ज्यादा व्याख्या नहीं कर पा रहे हैं। जब सिलेबस शुरू करेंगे, अभी परिचय ही कर रहे हैं, आपके पाठ्यक्रम का परिचय ही दिला रहे हैं, तो चीजें फिर से स्पष्ट हो जाएंगी। ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ो, इसको देखो और इसको नोट्स बनाते रहो, तैयारी करते रहो। ठीक, और जो ना समझ में आए उसको कमेंट में पूछते रहो। ठीक, हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर नई क्लास में फिर आप लोगों से जुड़ते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।